ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, पेनल्टी लगाने की धमकी दे डाली और यहां तक कि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का दर्जा दे डाला। लेकिन जवाब में भारत ने बेहद सधा हुआ बयान दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और इसकी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का वो अगला कदम क्या होगा। क्या भारत कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर अमेरिका के साथ अब तक जिस रास्ते पर चलते हुए ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत करता रहा है उसी रास्ते पर भारत बना रहेगा, या फिर भारत की रणनीति में कोई बदलाव आएगा। और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल, अमेरिका ने भारत से डील ना करके पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठा लिया और रूस के नाम पर पेनल्टी की धमकी दे डाली। इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका ट्रेड डील के बहाने किसी बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? आज आवाज अड्डा में इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि भारत ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में क्या कहा और उससे पहले ट्रंप ने किस तरह का बयान दिया। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. तो आपने सुन लिया ट्रंप का बयान और इससे पहले भारत का जवाब। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मेहमानों का एक खास पैनल। उनसे आपका परिचय कराऊं। एम्बेसडर शशांक साहब हैं, जो कि भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, दुनिया के कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं। शरद कुमार सराफ साहब हैं, जो कि एक्सपोर्टर्स के संगठन FIO के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और इनकी कंपनी दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, उनमें से US भी एक बड़ा मार्केट है। मिथिलेश्वर ठाकुर साहब हैं, जो कि गारमेंट एक्सपोर्ट करने वालों के संगठन अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC के सेक्रेटरी जनरल हैं और खुद ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और उद्योग मंत्रालय में एडिशनल DG रह चुके हैं और कई देशों के साथ ट्रेड नेगोशिएशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत में शामिल रह चुके हैं। और अजय श्रीवास्तव जी हैं, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वैसे एक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर हैं और आज की तारीख में पॉलिसी मेकर्स, खासतौर से फॉरेन ट्रेड में इनकी रिसर्च रिपोर्ट को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे AK भट्टाचार्य साहब, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के,
और जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शशांक साहब, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि ट्रंप के जिस तरह के ट्वीट आए, जिन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ट्रंप ने भारत को संबोधित किया, उसके बाद भारत का जो जवाब आया, सधा हुआ जवाब, आपको लगता है कि ये सबसे कह सकते हैं कि बेस्ट जवाब कहा जाए? इससे ज़्यादा ट्रंप की भाषा में ट्रंप को जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी? मैं समझता हूँ कि नेगोशिएशन अभी जारी हैं, ख़त्म नहीं करे गए हैं, तो इसलिए टैरिफ्स का अनाउंस करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर माना जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसे अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स ने बोला भी है कि ये उनका तरीका है इस तरह से नेगोशिएशन करना, कि प्रेशर डालना, फिर नेगोशिएशन करना, फिर प्रेशर डालना और देखना कि किस लेवल पर जाकर फेवरेबल एग्रीमेंट हो सकता है। अब उसमें भारत के समझ में तो मेरे ख्याल से वन वे होना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत की जो आम जनता है उसका भारत सरकार पर इतना असर तो है, मैं मानता हूँ कम से कम, कि भारत सरकार उनके हितों को बिल्कुल पूरे तरीके से छोड़ेंगी नहीं। उनका पूरा ध्यान रखना होगा और उसके बेसिस पर ही काम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी कहता हूँ कि भारत को जो है अपने जिन एरियाज़ में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिस केस में थोड़ा सा वो जो नेगोशिएशन में अगर उनसे कुछ मदद चाहिए, अमेरिकन कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो वो किया जा सकता है। लेकिन जैसे खास करके बात करते रहे हम लोग एग्रीकल्चर की और डेयरी की, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल से उसको अभी ना टच किया जाए तो बेहतर है। मिस्टर शशांक, आप विदेश सचिव भी रह चुके हैं, कई देशों में एम्बेसडर भी रहे हुए हैं। जो तौर तरीका है दबाव बनाने का, एक तरीका ये होता है कि चलिए आप टैरिफ बहुत ज़्यादा हाई लगा दीजिए ताकि सामने वाला थोड़ा सा पहले से कंप्रोमाइज़ होकर के नेगोशिएशन टेबल पे आपके साथ बैठेगा। यहाँ तक तो बात ठीक रहती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आपकी इकॉनमी डेड इकॉनमी है, रशिया के साथ साथ लेके डूबेगी, एक नौबत आएगा जब आप पाकिस्तान से तेल खरीदेंगे, तो ये सब शब्द जो है ये क्या दर्शाता है? कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं भारत जितना टफ नेगोशिएशन करता है उसको देखते हुए? नहीं, हमारे ख्याल से उनके जो एडवाइजर्स हैं वो शायद कह रहे हैं कि भारत इस तरीके से दबाव में आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमको जो है ट्रेड के मसलों पर ट्रेड की बात करनी चाहिए। जो बाकी मसले हैं, चाहे वो ब्रिक्स की मेंबरशिप का है, रशिया के साथ में ऑयल सिक्योरिटी का है और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वगैरह उनके साथ में है, वो बात और है। और डी-डॉलराइजेशन में तो हमेशा से ही भारत ने ये ध्यान रखा है कि नेशनल करेंसी का जितना यूज़ हो सकता है वो अच्छा है। बाकी रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाई है कि वो डॉलर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और चीन को तो बहुत समय से सब अमेरिका भी और यूके भी और बाकी वेस्ट के देश भी कहते रहे कि भाई आप अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाइए, मोर प्रेडिक्टेबल बनाइए, ताकि आप करेंसी मैनिपुलेटर नहीं कहे जाएंगे। तो मैं समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से एकदम से वो बात बदल गई है। तो भारत के ऊपर जिस तरह से ये इस तरह का सब सारे एक साथ मिला लिए गए, स्ट्रेटेजिक मसले भी, आर्मामेंट्स भी और ऑयल सिक्योरिटी भी, तो मेरे ख्याल से बहुत वाइड कैनवस कर दिया उन्होंने। इसको खाली ट्रेड के मसले पर देखा जाए तो उसमें ये बात है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस फील्ड में उनको नुकसान ज़्यादा हो रहा है और किस तरीके से वो अपने बदल सकते हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या पार्टनरशिप विद अमेरिकन कंपनीज, ताकि उनको जो है या अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करें उस तरीके से। तो मेरे ख्याल से जो है ट्रेड को ट्रेड के तरीके से ही देखा जाना चाहिए।